Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. This is me Suhail Ahmed Khan and you people are watching BioBeats. आज हम अपने जो फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी है उसका हमने चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया था। 2 लेक्चर हमारे हो गए थे, लेकिन बीच में MD-CAT का सीरीज़ हमने स्टार्ट किया, सो इसीलिए हम थोड़े एक दूसरे से दूर रहे। 2 लेक्चर हमारे फर्स्ट ईयर जो चैप्टर फर्स्ट है हमारे पास कौन सा, जो सेल स्ट्रक्चर है हमारे पास एंड फंक्शन है, उसके हमारे 2 लेक्चर हो गए थे। 3rd लेक्चर की तरफ आज हम बढ़ रहे हैं। 3rd लेक्चर हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोफोरेसिस के इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है। बेटा पहले ये याद रखिए कि इलेक्ट्रो का मतलब होता है हमारे पास, ये जो इलेक्ट्रो है हमारे पास इसका मतलब होता है क्या, इलेक्ट्रिसिटी, और फोरेसिस का मतलब होता है हमारे पास सेपरेटिंग। सही है, यानी इलेक्ट्रिसिटी हम यूज करेंगे किसी भी मॉलिक्यूल को सेपरेट करने के लिए। सही है। हम पढ़ते हैं, कहते हैं कि इट इज अ टेक्निक कॉमनली यूज्ड इन द लैब टू सेपरेट चार्ज मॉलिक्यूल्स लाइक DNA। इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं कि वो टेक्निक होता है जो हम कॉमनली इसको यूज करते हैं कहाँ पर, लेब्स में यानी लेबोरेटरी में। किस चीज के लिए, टू सेपरेट चार्ज मॉलिक्यूल लाइक DNA, यानी हम चार्ज मॉलिक्यूल के सेपरेशन के लिए एक तरीका इस्तेमाल करते हैं, उसको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं, जो अक्सर कॉमनली यानी यूज होती है लेबोरेटरी में। और वो क्या, जिस तरह DNA की हम सेपरेशन करते हैं तो हम क्या यूज करेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज करेंगे। उसी तरह आगे क्या लिखा, अच्छा लाइक DNA अकॉर्डिंग टू देयर साइज, यानी DNA के साइज के मुताबिक हम इनकी क्या करेंगे, सेपरेशन करेंगे। फिर कहा है कि इट इज आल्सो नोन एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसी इलेक्ट्रोफोरेसिस को हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी कहते हैं। दैट इज यूज्ड टू सेपरेट DNA, RNA एंड प्रोटीन एटसेट्रा, जो कि इस्तेमाल होता है किस चीज़ की सेपरेशन के लिए, DNA के लिए, आइदर RNA के लिए, या हम जो प्रोटीन के सेपरेशन करेंगे तो हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक यूज करेंगे। उसके बाद हमारे पास कुछ क्या है, कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंस है, यानी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस या इलेक्ट्रोफोरेसिस के हमारे पास इंपॉर्टेंस क्या है। कहते हैं कि इट इज़ यूज्ड इन DNA फिंगरप्रिंटिंग। इसको हम यूज़ करते हैं क्या, DNA फिंगरप्रिंटिंग में। फिंगरप्रिंटिंग का आप लोगों ने नाम सुना होगा। हर एक इंसान की, हर एक इंडिविजुअल की अपना क्या होता है, अलग अलग फिंगरप्रिंटिंग होती है। इसी तरह DNA फिंगरप्रिंटिंग भी होती है। ये जो इलेक्ट्रोफोरेसिस हैं हम यूज़ करेंगे किस चीज़ में, DNA फिंगरप्रिंटिंग में। यानी अगर हम कहेंगे कि यार किसी पेरेंट्स का, फॉर एग्जाम्पल एक चाइल्ड आप लोग ले लें, जब हम उनकी फिंगरप्रिंटिंग करेंगे हमें पता चलेगा कि आया ये रियल है या हाँ हमारे पास क्या है, एडॉप्टेड है। उनके जो पेरेंट्स होंगे या पेरेंट्स में उनके मदर की हम फिंगरप्रिंटिंग करेंगे बच्चे के साथ, या उसकी फादर की हम फिंगरप्रिंटिंग DNA फिंगरप्रिंटिंग करेंगे, तो अगर वो मैच होते हैं, यानी पेरेंट और जो चाइल्ड होता है, अगर उनके जो DNA फिंगरप्रिंटिंग मैच होती है तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास रियल है। अगर उनकी खुदा न खास्ता मैच नहीं होती तो हम क्या कहेंगे कि ये जो चाइल्ड है, ये जो बच्चा है हमारे पास, ये क्या है, ये एडॉप्टेड है। इसी तरह ये जो क्या है, इट इज़ यूज इन DNA फिंगरप्रिंटिंग, दैट इज़ अ पेरेंट्री क्या टेस्टिंग, यानी ये हमारे पास जो पेटर्निटी जो टेस्टिंग है ये यूज़ होती है DNA फिंगरप्रिंटिंग में। मींस कि आया ये बच्चा रियल है हमारे पास, कि आया ये एडॉप्टेड है। इस तरह जो फॉरेंसिक स्टडी में भी यूज़ होती है। फॉरेंसिक स्टडी का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर किसी जगह पर क्रिमिनल हो जाती है, कोई इस तरह क्रिमिनल केस आ जाता है, तो हम उसकी फॉरेंसिक स्टडी करते हैं। क्या करते हैं, उनका ब्लड लेते हैं, उनके DNA हम चेक करते हैं कि आया ये वही क्रिमिनल है या नहीं है। फॉरेंसिक स्टडी में भी हम इस करेंगे। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी हम देखेंगे कि आया ये जो DNA हैं, ये जो भी हैं, तो इसके हम सेपरेशन करेंगे, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। इस तरह जेनेटिक्स में भी हम यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास क्या हुई, इलेक्ट्रोफोरेसिस की हमारे पास क्या हो गई, इंपॉर्टेंस हो गई। अब यहाँ पर एक डायग्राम है और यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, ये आप लोग को नजर आ रहा है, ये मैकेनिज्म है। पहले डायग्राम की तरफ आते हैं, डायग्राम से मैं प्रॉपर्ली समझाता हूँ, फिर जाते हैं मैकेनिज्म की तरफ। सही है। तो होता क्या है कि ये हमारे पास एक ब्लैक जो आप लोग को
ये नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये हमारे पास क्या है, ये एक बैटरी कनेक्ट है। ये जो ब्लैक नज़र आ रहा है क्या है, ये हमारे पास बैटरी कनेक्ट है। और ये जो आप लोग को जो ब्लू शो हो रहा है, ये मैंने कैथोड लिखा है और ये हमारे पास एनोड है। यानी हमारे पास दो इलेक्ट्रोड है, एक को मैंने नेगेटिव साइन से शो किया है, दूसरे को मैंने पॉजिटिव साइन से शो किया है। अब नेगेटिव आप लोग जानते हैं कि नेगेटिव जो इलेक्ट्रोड होगा उसको हम नाम देंगे कि दैट इज कैथोड, और जो पॉजिटिव वन होगा उसको हम नाम देते हैं क्या, कि ये हमारे पास एनोड है। अब कैथोड और एनोड के बीच मैंने क्या रखा है, एक ये जो आप लोग को नजर आ रहा है ये ब्लैक, मैंने इसको नाम दिया है जेल। सही है, ये हमारे पास एक जेल है। और इसी में मैंने फिर कुछ वेल्स बनाए हैं। क्या है, ये जो हमारे पास जो आप लोग को थोड़े थोड़े ब्लू नजर आ रहे हैं, ये हमारे पास वेल्स है। और वेल्स के अंदर मैंने रेड जो लाइनें लगाई हैं, ये हमारे पास क्या है, डीएनए है। तो अब ये कहने का, ये डायग्राम बनाने का मकसद क्या है, हम यहाँ पर चेक करेंगे कि ये जो डीएनए है इनकी सेपरेशन कैसे होगी। वेल्स के अंदर क्या हमारे पास क्या है, डीएनए मॉलिक्यूल है। अब डीएनए मॉलिक्यूल की हम सेपरेशन करेंगे, क्या इनकी सेपरेशन होती कैसे है। तो अब ये आप लोग के जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो सर वेल्स आपने बनाए हैं, जो डीएनए मॉलिक्यूल अंदर मौजूद हैं, ये आपने कैथोड के नज़दीक क्यों रखा है, नेगेटिव चार्ज के नज़दीक क्यों रखा है। तो बेटा याद रखिए कि हमारे पास जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज क्यों होता है, बिकॉज ऑफ फास्फेट ग्रुप। डीएनए में के ऊपर क्या, डीएनए में क्या होता है, फास्फेट ग्रुप होता है, जो हमारे पास वो चार्ज फिर बन जाता है नेगेटिव, किस चीज़ पे, डीएनए पे। तो नेगेटिव के करीब मैंने इसलिए रखा है, यानी कैथोड के नज़दीक मैंने इसलिए रखा है कि आप लोग जानते हैं कि जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो आपस में रिपेल करते हैं, और जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं। तो इसलिए ये इसको रिपेल करेगा और हमारे पास ये जो चार्ज बनेगा, फिर डीएनए जो डीएनए मॉलिक्यूल हैं इनकी सेपरेशन आहिस्ता आहिस्ता होगी और ये कहाँ आएंगे, एनोड की तरफ आएंगे, यानी इट विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, यानी एनोड। सो अब चलते हैं, ये हमारे पास डायग्राम में हो गया। अब मैं प्रॉपर मैकेनिज्म समझाता हूँ। सही है, मैकेनिज्म में क्या कहते हैं कि चार्ज मॉलिक्यूल्स मूव्स थ्रू अ जेल व्हेन करंट इज अप्लाइड। हमारे पास जो चार्ज मॉलिक्यूल हैं इनकी क्या होगी, मूवमेंट होगी थ्रू अ जेल, यानी जेल से जो जेल में होते हैं ना, क्या होती है, उनकी मूवमेंट शुरू होगी व्हेन वी करंट इज अप्लाइड। जब हम इसको करंट अप्लाई करेंगे तो उसके बाद मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होगी। और उसके बाद क्या कहा है, वन एंड ऑफ जेल इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड द अदर एंड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव इलेक्ट्रोड। यानी एक एंड के साथ मैंने कनेक्ट किया है क्या, कैथोड यानी नेगेटिव इलेक्ट्रोड के साथ, और दूसरा हमारे पास जो एंड होगा उसको हम कनेक्ट करेंगे एनोड के साथ, दैट इज पॉजिटिव चार्ज। ये भी हमारा हो गया। फिर कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। क्या हो गए, ये रेड जो नजर आ रहे हैं, ये सारे जो रेड नजर आ रहे हैं आपको, ये क्या हो रही है, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो रही है टुवर्ड्स द एनोड। क्यों हो रही है एनोड की तरफ, क्योंकि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए ये मूवमेंट करेगी टुवर्ड्स द एनोड, यानी पॉजिटिव चार्ज की तरफ आएगी। ये तीसरा हो गया। फिर कहते हैं जेल कंसिस्ट ऑफ परमिएबल मैट्रिक्स थ्रू विच मॉलिक्यूल्स कैन ट्रेवल। यानी जेल कंसिस्ट करता है, मुश्तमिल होता है किस चीज़ पर, परमिएबल मैट्रिक्स। परमिएबल मैट्रिक्स का मतलब वो कि इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, सुराख होते हैं। इसकी वजह से इनकी मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट होती है इन सुराखों के थ्रू होती है। फिर दो फैक्टर याद रखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि टू फैक्टर अफेक्ट द स्पीड विद विच चार्ज मॉलिक्यूल्स मूव्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी एनोड। दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो चार्ज मॉलिक्यूल को अफेक्ट कर सकते हैं, यानी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जब एनोड की तरफ आ रहे होते हैं तो दो ऐसे फैक्टर होते हैं जो इनकी मूवमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं। सही है, दो ऐसे फैक्टर। पहला क्या है कि अमाउंट ऑफ चार्ज, और दूसरा है साइज ऑफ मॉलिक्यूल। अब याद रखिए कि अगर अमाउंट ऑफ चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना ही मूवमेंट फास्ट होगा। क्या, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ
अमाउंट ऑफ चार्ज यानी ग्रेटर चार्ज फास्टर मूवमेंट। क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जाम्पल अमाउंट ऑफ चार्ज यानी चार्ज की तादाद जितनी ग्रेटर होगी, जितना ज़्यादा होगी, इतना ही मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट जल्दी होगी यानी फास्ट होगी। फिर कहते हैं साइज ऑफ मॉलिक्यूल, साइज में पूरी उलट होगा, जितना साइज कम होगा उतना ही मूवमेंट ज़्यादा होगा। सही है, स्मॉलर साइज फास्टर मूवमेंट। सही है। सो आप लोग एक देखें, अमाउंट ऑफ चार्ज वो डायरेक्ट रिलेशन है, यानी जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतना ही मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा होगी। लेकिन साइज के साथ रिलेशन इन्वर्सली है। क्यों इन्वर्सली है? कि जितना साइज छोटा होगा उतना ही मूवमेंट फास्ट होगा। अगर साइज बड़ा होगा तो वो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मूवमेंट क्या होगी? स्लो होगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक इलेक्ट्रोफोरेसिस। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर आप लोग को कल तक मिल जाएगा। अब इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर की जो बायोलॉजी हैं वो डेली बेसिस पे हम पढ़ेंगे। डेली इंशाल्लाह मैं आप लोग को एक एक लेक्चर प्रोवाइड करूंगा और साथ साथ में 9th की बायोलॉजी जो हम जिस जगह पे हमारी रह गई थी वो वहीं से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को मस्ट प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आप लोगों तक ईजिली पहुंच सके। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मुझे अपनी दुआ में याद करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।